नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन गाइस। घटना चक्र की किताब से हमारा लगातार वीडियो आ रहा है। अभी दोपहर में जो है आपको यानी कि वीडियो नंबर 23 आप लोगों को मिला था। अभी वीडियो नंबर 24 में आपके सामने लेके हाजिर हूं। ये जो है वीडियो ये पॉलिटी से होगा, ठीक है। पॉलिटी से होगा। आप यहाँ टॉपिक पढ़ सकते हैं। नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आज हम देखेंगे और फटाफट से देखेंगे क्योंकि सारे वन लाइनर है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यही हमको देखने हैं, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो फटाफट से बिल्कुल देखते हैं और ये बिहार दौरा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए पॉइंट फर्स्ट है, हम देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में, ठीक है, देखिए पूछा जाता है। भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता उल्लेख किया गया है। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। मैं बीच बीच में आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता रहूंगा जिसको आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो नागरिकता का जो उल्लेख है तो ये कितने से कितने आर्टिकल तक, आर्टिकल कहां से कहां तक, ठीक है, कहां से कहां तक, किसने से कितने आर्टिकल तक ये जो है दिया हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नागरिकता का जो अधिकार है ये कितना से आर्टिकल नंबर कितने से कितने तक है, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कैसे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे कैसे, तो यहाँ पे देखिए 5 तरीके से होता है। जन्म के द्वारा, रक्त संबंध या वंश परंपरा के द्वारा, ठीक, उसके बाद रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा एवं किसी भी भूभाग के सम्मिलित द्वारा। अब इसको मैं समझाता हूं। देखिए जन्म द्वारा, अगर आप, ऑब्वियस बात है, अगर आप किसी इंडियन के बच्चे हैं, मतलब एनआरआई जो बोला जाता है ना, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, अगर कोई एनआरआई कनाडा अमेरिका में जाके बसा हुआ है, ठीक है, इंडियन कपल है, वहां पे काम वाम के हिसाब से बसे हुए, उनका जो बच्चा अगर वहां पैदा होता है, मान लो फॉरेन में ये पैदा होता है, ठीक है, विदेश में पैदा होता है, तो जन्म से ही, चूंकि ये इंडियन का बच्चा है, जन्म से ही ये इंडियन कहलाएगा। नेक्स्ट है रक्त संबंध या वंश परंपरा द्वारा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि मतलब कि माँ बाप, जैसा भी यहाँ आपने पढ़ा, जन्म से तो एक रहेगा ही, और होता ही बिल्कुल वहीं पे जन्म लिया और वहीं पे रह रहा है फॉरेन में, लेकिन इसके सारे जो है संबंधी यहाँ है, माता पिता भी इंडियन है, तो ऑब्वियसली रक्त संबंध से भी ये इंडियन कहलाएगा। सेकंड है देखिए रजिस्ट्रीकरण द्वारा। अब रजिस्ट्रीकरण क्या है, देखिए अभी एनआरआई आया है और सीए वगैरह जो, एनआरसी और सीए वगैरह जो ये सब जो चल रहा है, तो यही है रजिस्ट्रीकरण। रजिस्ट्रीकरण क्या, अब यहाँ पे देखिए सीए क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सीए क्या है, तो इसमें देखिए सीए में साफ साफ बोला गया है, एनआरसी और सीए में साफ साफ बोला गया है कि देखिए इंडिया में जो भी बाहर से जो है, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों देशों से जो माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम्स हैं, यहाँ बात किया गया नॉन मुस्लिम्स, तो वो अगर इंडिया में आकर रह रहे हैं और 7 साल से ज्यादा से रह रहे हैं तो इनको इंडिया की नागरिकता दी जाएगी, यही रजिस्ट्रीकरण से। देशीकरण द्वारा एवं किसी भूभाग सम्मिलित द्वारा। देशीकरण मतलब यही हो गया 7 साल, यही इसमें इंक्लूड कुछ और भी फैक्ट्स इसमें आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, और किसी भूभाग के सम्मिलित करने के द्वारा। अब जैसे कि देखिए मान लीजिए हम, आपने ये हमेशा सुना होगा कि जो है पाकिस्तान ने है कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा ऑक्युपाइड करके रखा है, ठीक है। तो बहुत सारा हिस्सा ऑक्युपाइड करके रखा, और इंडिया ने अभी भी अपने जो संसद है उसमें बहुत से हिस्से के लिए जगह छोड़ा हुआ है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है जब वो हमारे में सम्मिलित होगा तो उसके लिए सीटें काफी सारी बची हुई है। मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा, आप कमेंट करके बताइए कि संसद में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए कितनी सीटें छोड़ी गई हैं। तो जब उसको जब हम अपने में एड ऑन कर लेंगे तो उसके द्वारा जो ये जो सीटें का जो रिजर्वेशन रखा गया है वो ऑटोमेटिकली इसमें एड ऑन हो जाएगा। उसके जो भी नागरिक होंगे वहां के, वो इंडियंस फिर कहलाने लगेंगे। तो यही है बेसिक पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यस, किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पहले कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक भारत में निवास करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 साल यहाँ पे जो बोला जा रहा है, अब अपडेटेड इसको कर लीजिए, 7 इयर्स कर लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है आवेदन करने के लिए, ठीक है, समझिए बात को। आवेदन करने के लिए अगर आपको फॉर्म फिल करना है, आवेदन करना है, तो कम से कम आपका 5 साल यहाँ पे निवास करना कंपलसरी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं हम। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा जो है प्रदत्त शक्ति के अधीन केंद्रीय सरकार को इस प्रश्न का निर्धारण करने का एकमात्र निर्णयाधिकार है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक था, विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने के बाद भारतीय नागरिकता खो देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई क्लेम नहीं कर सकता है। देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे इंडिया में क्या है, एकल नागरिकता है। मतलब कि आप अगर यहाँ इंडिया के सिटीजन है तो सिर्फ और सिर्फ यहीं के रहेंगे। आपने अगर कहीं बाहर का सिटीजनशिप ग्रहण किया, ऑटोमेटिकली यहाँ का सिटीजनशिप जो है आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यहाँ के आप सिटीजन नहीं रहेंगे, और ये पूर्णतः सरकार यहाँ की डिसाइड करेगी, आप इस पे कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नागरिकता के बारे में विधि बनाने का संपूर्ण शक्ति संसद के पास है, पूरी की पूरी पावर उसी के पास है, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, भाग 4 में राज के निर्देशक तत्व, और भाग 4 क में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, ठीक है। यहाँ देखिए भाग 3 में है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, भाग 4 में राज के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बाद भाग 4 में है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए वर्तमान में मूल अधिकारों की जो संख्या है कितनी है, 6 है। कितना, 6। मूल अधिकारियों की संख्या 6 है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
यहाँ पे क्या है, मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मूल भारतीय मतलब जो एक्चुअल जो बना था, जो हमारा बन के तैयार हुआ था, जो अडॉप्ट हुआ था, कब हुआ था अडॉप्ट, तो ये हुआ था हमारा जो अडॉप्ट हुआ था 19 पेन ले लूं, यस 1950 में जो अडॉप्ट हुआ था, उसमें अगर बात करें तो कितने थे उस समय, 7 मौलिक अधिकारों की संख्या उसमें कितनी थी, 7 थी, 7 थी। फिर इसको हटाया गया, किसको हटाया गया, देखिए संपत्ति का अधिकार भी इसके साथ एक था, ठीक है, संपत्ति, ओके चलो, हाँ संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया, अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 300 ए के तहत अब ये विधि अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। इसके द्वारा क्या किया गया, देखिए इसके द्वारा 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 4 में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अभी भी मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है, इसको हटा दिया गया। अब इसको जो है ना संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का, अभी मैंने ऊपर बताया, इसके अंतर्गत क्या बना दिया गया, इसके अंतर्गत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, कहा 12 से लेके 35 तक में ये क्या किया गया, आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक तो देखिए मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कहाँ है, तो ये है भाग 3 में, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में इसका वर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कानून का नियम का अर्थ क्या है, इसका मतलब ये हो जाता है भाई कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान है, कोई यहाँ अमीर कोई गरीब नहीं है, सब एक बराबर है, यहाँ ये मतलब होता है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया, देखिए आर्टिकल 14 में कहा गया, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक अधिकारों के समानता के अधिकार को यहाँ पे सम्मिलित कराया गया है, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का जो स्रोत है, ये विधि की समक्ष समानता, यहाँ मतलब कि कानून सामने सब बराबर है, और ये कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन ब्रिटिश के संविधान से ये जो है विधि के समक्ष संरक्षण जो है ये लिया गया, और अमेरिका संविधान से ये प्राप्त होता है, ठीक है। ब्रिटिश संविधान से और विधियों का समान संरक्षण जो है, यानी कि कानून का जो है ना समान संरक्षण, ये जो है कहां से लिया जाता है, ये अमेरिका से लिया जाता है। और जो विधि के समक्ष समानता यानी कानून के सामने सब एक बराबर है, ये कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया। दोनों समझना पड़ेगा आप लोगों को, विधियों के समान संरक्षण ये अमेरिका से, और विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से, ठीक। चलिए संविधान के अनुच्छेद 16 में साफ साफ ये कहा गया है, अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के संबंध में मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। यहाँ पे ये साफ साफ कहा गया है कि जो जो भी रिसोर्सेज है इंडिया के पास, यानी जो भी जैसे बोलते हैं ना गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पे जो है देखिए क्यों मतलब बोला जाता है ना कि एससी एसटी वालों को ज्यादा हम चांसेस दे रहे हैं, ओबीसी वालों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, जनरल वालों को नहीं दे रहे हैं। देखिए ये रिजर्वेशन काफी पहले से चला आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो यहाँ पे संविधान में जो साफ साफ ये बोला गया है कि आर्टिकल 16 में कि सार्वजनिक रोजगार में जो ओपन वैकेंसी सार्वजनिक रोजगार आती है उस मामले में भारत के सभी नागरिकों को एक समान एक बराबर अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, आर्टिकल 16 में साफ साफ कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आर्टिकल बात करें, आर्टिकल 19 में ये साफ साफ कहा गया है कि अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसके द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाता है इन चारों आर्टिकल के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा संविधान का अनुच्छेद 19 एक और क में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। देखिए आर्टिकल 19 बहुत ज्यादा जो है बात विवाद में ये रिसेंटली काफी ज्यादा रहा है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल देखिए आर्टिकल 19 के तहत ही हमें वाक स्वतंत्रता मिलती है, वाक स्वतंत्रता, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा, हाँ स्वतंत्रता, अरे यार ये थोड़ा अभी मैं यूज टू नहीं हूँ थोड़ा सा पेन टैब के, तो माफ करिएगा, वाक स्वतंत्रता, ठीक है, इसका जो है इसका अधिकार आर्टिकल 19 के द्वारा मिलता है। और आर्टिकल 19 ए यानी 19 ए या क बोल लीजिए, इसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता है, ये कोई अलग से नहीं है, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में आता है। इसी को जो है ना संविधान का जो 4 पिलर जो हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और विधान पालिका, ठीक है, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सॉरी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा क्या है, प्रेस है। ये 4 पिलर है हमारे जो है क्या बोला जाए तो हमारे संविधान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य राज्य के द्वारा अवधारित किया जाएगा, ठीक है, इसमें साफ साफ कहा गया है। देखिए अब दूसरा बात है अन्य मौलिक अधिकारों की जो बात हम करें उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है, कहा आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहा दिया गया है, ये देखिए ये आर्टिकल दिया गया है 25 से 28 में। और बात करें अगर देखिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये कहा दिया गया है, तो ये दिया गया भैया आर्टिकल 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में साफ साफ लिखा गया है कि ये सब दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको ध्यान में रखना है।
एग्जाम में बिल्कुल ऐसे हूबहू पूछ दिया जाता है। देखिए अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध यानी कुछ दशाओं में संरक्षण का संबंध में उपबंध है। ठीक है, यानी कि अगर जो है अगर गिरफ्तारी वगैरह होता है तो उसके तहत जो है गिरफ्तारी के अगेंस्ट कुछ मौलिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 22 में इसकी चर्चा करी गई है। यानी गिरफ्तारी के बाद जो है आपको 48 आवर्स में एकदम कानून मतलब इसको अपराधी को कोर्ट में जो है ये हाजिर करना होता है, इसी आर्टिकल के तहत है। और भी सारे प्रावधान है जो कि आप जब डिटेल में बुक पढ़ेंगे आपको सब पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 23 है। ठीक है, अनुच्छेद 23 मनुष्यों के अवैध व्यापार एवं बालात श्रम यानी कि ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स आर पोस्ट लेबर का निषेध करा गया है। बालात श्रम, ये पूछा जाता है कि बालात श्रम किस संविधान के द्वारा जो है इसका निषेध किया गया है, तो यही है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 23, ये बालात श्रम को निषेध करता है, ध्यान रखिए इस बात को। नेक्स्ट देखिए संविधान का, हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत ये कहा गया है कि धर्म का स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें किया गया है। मतलब कि इसके तहत भारत देश में जो भी लोग रह रहे हैं वो किसी भी धर्म को बिल्कुल फ्रीली, ठीक है, बिल्कुल फ्रीली, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मौलिक कर्तव्य इसकी संख्या है 11। अच्छा, मौलिक कर्तव्य किसके तहत आता है, देखिए मौलिक कर्तव्य देखिए पहले तो समझिए भाग 3 में जो है ना क्या आता है, तो फंडामेंटल राइट्स आते हैं। भाग 4 में क्या आता है, तो डीपीएसपी आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये जो है ना क्या मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आता है भाग 4 ए में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं, राष्ट्रपति का आपातकाल का जो राष्ट्रपतीय आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उपयुक्त प्रतिबंध लग सकता है। मतलब देखिए सारा का सारा कैंसिल नहीं होगा, लेकिन क्या मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, इसके ऊपर प्रतिबंध लग सकता है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर हम बात करें ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है देखिए भारतीय भूमि पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इन सब के आधार पर जो है भेदभाव प्रतीक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये सारे जो मतलब ये जो बात अगर की गई है ये सारे के सारे किसके लिए की गई है, भारतीयों के लिए करी गई है। ठीक है, भारतीयों के लिए ये सारा किया गया है, यानी कि इंडियंस के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा निवारक निरोध के अंतर्गत, ठीक है, निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। ये निवारक निरोध आया था एक कानून, जिसके तहत ये किया सकता है 3 महीने तक बिना किसी मुकदमा चलाए, मतलब इसे बिना कोई मुकदमा चलाए 3 महीने से ज्यादा इसको बंदी नहीं रखा जा सकता। देखिए परमादेश, ये एक और फंडामेंटल राइट है हमारा, परमादेश जो कि कोर्ट, ये रीट है, सॉरी आई एम सॉरी, ये रीट है जो कोर्ट जारी करती है। ठीक है, तो ये परमादेश है, यानी कि मैंडमस। ये परमादेश कब होता है, तो ये याचिका है, ये रीट है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। ये परमादेश कब होता है, जब सरकारी जो तंत्र है वो सही से काम नहीं कर रहा हो और उसके अगेंस्ट कोई केस जाता, अपील जाता है, तो यहाँ पे कोर्ट जो रीट जारी करती है उसमें लिखता है, कोर्ट में ये वर्ड लिखा होता है वी कमांड। ठीक है, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे ये वर्ड यूज होता है वी कमांड, यानी कोर्ट जो है ये आदेश दे रही है, जिसको परमादेश कहा जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल फॉलो करना ही करना है, जवाब देना ही देना है इसका। प्रतिषेध का आदेश उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा जो है, जब कोई निचले अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण के बात करें, अतिक्रमण के द्वारा किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए जारी होता है। अब होता क्या, बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोअर कोर्ट जो है वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके कोई केस पे जवाब दे रही है, जजमेंट सुना रही है, तो उसको रोकने के लिए हायर कोर्ट जो है, हायर कोर्ट में भी कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यही दोनों जने बस ये जो है क्या, तो ये प्रतिषेध जो है ये जारी कर सकते हैं, ये भी रीट है। ठीक है, अच्छा रीट कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के रीट होते हैं। ठीक है, जो कि कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि भाई वो 5 प्रकार के रीट कौन कौन से, आपको नाम लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे हम, तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारी जो अधिकारिता का प्रचलित करने की जो गारंटी है संविधान के आर्टिकल 32 में है। ठीक है, ये आर्टिकल 32 के तहत आता है। मतलब क्या होता है, देखिए आर्टिकल 32 मतलब क्या है, आर्टिकल 32 में साफ साफ कहा गया अगर किसी भी नागरिक का जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का अगर अवहेलना होता है, वायलेशन होता है, वो बिल्कुल उसको संविधान में आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 के तहत ताकत दिया गया, वो सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में इसके तहत केस कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जो है, ये सुप्रीम कोर्ट को जो है ना हमारे मौलिक अधिकार का बोलते हैं ना गार्जियन कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन व्यवस्था करी गई है। ये आर्टिकल जो है 39 में साफ साफ लिखा गया। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में वर्णित है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग
उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इनमें से किसी भी हालात में किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति विषय में किसी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो जनरल रिक्रूटमेंट होती है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में, उसमें इस आधार पे, ये जो दिया गया है इस आधार पे कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसका रिक्रूटमेंट बिल्कुल ही होगा अगर वो सारा का सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो अगर वो इंडियन सिटीजन है तो। विदेशी नागरिकों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समानता का अधिकार जो है राज्य की महिलाओं, बच्चों और पिछड़ों वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए आपने अभी देखा होगा हमारे बिहार में क्या है, हमारे बिहार में फीमेल्स के लिए है ना कितना, तो 35% जो है ना, 35% रिजर्वेशन हमारे फीमेल्स को दिया गया है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में। तो इसी के तहत ये समानता का अधिकार है ना, हमारे राज्य में स्त्रियों का हालात जो है वो काफी नीचे स्तर पे है, तो इनको ऊपर उठाने के लिए, इनका हालात और बेहतर बनाने के लिए, राज्य में पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने के लिए, ये जो है हमारे बिहार राज्य में 35% रिजर्वेशन फीमेल्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसी के तहत किया जाता है, समानता के अधिकार के तहत। नेक्स्ट देखिए, हमारा संविधान में काम का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है, ठीक है। हमारे जो संविधान है इसमें काम के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से संसद संशोधन कर सकती है, इसमें संसद जो है बदलाव कर सकती है, संशोधन कर सकती है। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये पूछा जाता है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, कि पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायत के सदस्य हैं ये कैसे निर्वाचित होते हैं, तो ग्राम सभा के जनता द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। अच्छा, इसका इलेक्शन कौन करवाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए अभी जो है ना, कब से, तो 24 है ना, 24 सितंबर से बिहार में पंचायती राज इलेक्शन स्टार्ट है। अच्छा, इस इलेक्शन को करवाता कौन है, तो इस इलेक्शन को जो है ना स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ध्यान रखिए इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में भैया, तो ध्यान रखिएगा, बस हम यही बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किसी किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता या क्या है, या जीने का अधिकार, ठीक है, इसका उल्लंघन माना जाएगा यदि उसे अपने वकील से विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाता है। ये जो आप बहुत से मूवीज और टीवी में देखते होंगे ना, बोलता होगा ना, आई वांट टू टॉक टू माय लॉयर, मुझे अपने वकील से बात करनी है, भाई यही ये गिरफ्तारी के, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को स्वतंत्रता का जो अधिकार देता है ना, ये जीने का अधिकार के वायलेशन माना जाएगा अगर पुलिस या कोर्ट किसी भी अगर मुजरिम है उसको अगर वकील नहीं प्रोवाइड करती है तो। और ये जो है जीने का अधिकार, ये इंडियंस को और फॉरेनर्स को दोनों को प्राप्त है, भैया ध्यान रखिए इस बात का, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, केवल कुछ लोगों के पास जो है पास ही मत देने का अधिकार होना चुनाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है। यानी कि इंडियन सिटीजन जितने भी और जो भी अडल्ट हैं, वयस्क हैं, उन सभी को जो है मत देने का अधिकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है, ठीक है। ये पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन, तो 86वां हुआ है जिसके तहत ये काम किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नजर में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने का अधिकार अनदेखी राज्यों द्वारा नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ साफ इसमें लिख दिया गया है, आर्टिकल 14 ये प्रावधान करता है कि भारतीय भूभाग में किसी व्यक्ति को कानून की नजर में समान होने या कानून के समक्ष समान सुरक्षा पाने का अधिकार जो है, इससे अनदेखी सरकार नहीं कर सकती है। यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स हमारा आर्टिकल 14 के तहत, ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, ये इसकी बात करती है, अभी आपने ऊपर पढ़ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, धर्म, मूल वन, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध ये कहा है, तो आर्टिकल 15 में करा गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, कैसे, किसमें, आर्टिकल 15 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, क्या बोल रहा है, देखिए हमारे संविधान में सामाजिक समानता की स्वीकृति, ठीक है, सामाजिक समानता की स्वीकृति जो है हमारे संविधान में ये करा गया है। और न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है, ठीक है, अभी मैंने बोला जैसे गार्जियन बोल लीजिए, रक्षक बोल लीजिए, तो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। अगर किसी भी जो है व्यक्ति का, जैसा मैंने ऊपर ही आपको बताया था अभी, कि अगर इसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, वो सीधा सीधा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में सम्मिलित किया गया था, कब, 1976 में भारत के मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया कहां से गया है, ये कमेंट करके आपको बताना है फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है कहां से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास करना, ये संविधान के भाग 4 क यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। हमारे झंडे का सम्मान करना है ना, और जो जो पब्लिक जो सामान है, पब्लिक प्रॉपर्टीज है, उसका क्षति नहीं पहुंचाना, ये सब मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है।
चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के निर्देशक तत्वों की व्याख्या करी गई है, यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है हमारा देखिए, नेक्स्ट है भारत पंचायती राज का उल्लेख राजनीति सिद्धांत में है, राजनीति सिद्धांत में इसके तहत ही पंचायती राज का प्रावधान है। और आपने अभी देखा कि बिहार में होने वाला इलेक्शन कब, 24 सितंबर से पंचायती राज का। तो ये अब हॉट फेवरेट क्वेश्चन बन गया, ये बीपीएससी सीडीपीओ वगैरह में पूछ सकता है, और बिहार ऐसा ही में भी पूछेगा, ठीक है, कि ये जो पंचायती राज का इलेक्शन होता है किसके तहत होता है, तो राजनीतिक तत्व के तहत होता है। अच्छा, राजनीतिक तत्व कहां से कहां तक है, तो 36 लेके 51 तक, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा यहाँ पे जो है देखिए पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है, पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा यहाँ पे प्रदान किया गया था, ठीक है। पंचायती राज को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है, कहा, भाग 9 में रखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज को जो है भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है। और पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत इसके तहत ये काम करती है त्रिस्तरीय तौर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है देखिए, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है भाग 9 से लेके 9 का जोड़कर नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। और देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट एकदम ध्यान में रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। तो ये भी पूछता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां पे लागू हुआ, तो भैया राजस्थान में, ये ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में कहा, राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। अरे यार, नेक्स्ट पॉइंट देखते, देखिए यदि पंचायत का विघटन होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अगर पंचायत का विघटन हुआ तो कितने दिनों के अंदर में इलेक्शन कराया जाएगा, तो 6 मंथ के अंदर में जो है इलेक्शन करवाना कंपलसरी है, ठीक है, एकदम कंपलसरी है, ध्यान रखिए इस बात को। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, ये जो है सेट नंबर हमारा जो है वीडियो नंबर 24 इसको बोल लीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, वीडियो कैसा था कमेंट करके जरूर बताएं, और नए लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड